एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं सज्जन पाल मील, मनेंद्र साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका। तो देखो, 2 चैप्टर हमने पूरे कर लिए हैं पॉलिटिकल में। दूसरा चैप्टर है, उसके जो मुख्य हमने जितने भी टॉपिक हैं वो कर लिए हैं। एक आधा कोई छोटा मोटा टॉपिक रह गया होगा, वो हम क्लास में कर लेंगे। इसके बाद देखो, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आज का अपना चैप्टर है वो तीसरा, जिसका नाम है संघीय व्यवस्था, संघवाद या भारत में संघवाद। तो देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें अर्थ समझना जरूरी है कि संघीय व्यवस्था होती क्या है। तो देखो, हमारा जो विश्व है इसमें 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। एक तो एकात्मक व्यवस्था और एक होती है संघात्मक व्यवस्था होती है। एकात्मक व्यवस्था क्या होती है? देखो, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर सरकार की जो शक्तियां हैं वो केवल एक ही स्तर के पास होती हैं, यानी कि एक ही स्तर होता है शक्तियों का, उसे बोलते हैं एकात्मक स्तर की सरकार। मतलब एक ही सरकार होती है, वहां केंद्र सरकारी होती है, पूरे देश का शासन है वही करती है और सारी शक्तियों की मालिक भी वही होती है। वहीं दूसरी ओर जो व्यवस्था होती है संघात्मक व्यवस्था। मतलब सरकार की जो शक्तियां हैं, देश में जो शक्तियां हैं, उनका बंटवारा होता है, यानी कि उनको विभाजित कर दिया जाता है शक्तियों का वितरण। ठीक है, हो सकता है किसी देश में वो 2 स्तर पर हो, कहीं पे 3 स्तर पर भी हैं, या इससे भी ज्यादा स्तर पर हो सकते हैं। जैसे हमारे भारत में देखो, एक तो केंद्र सरकार है जिसका मुखिया है नरेंद्र मोदी। दूसरी जो हमारी सरकारें वो राज्य सरकारें हैं। राज्य सरकारों में हमारे मुख्यमंत्री वगैरह आते हैं, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत। और इसके अलावा हो सकता है कि वहां स्थानीय सरकारें भी हों। केंद्र सरकार है जिसमें प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आ जाती है। दूसरी राज्य सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। अब तीसरे स्तर की सरकार क्या है? आपने स्थानीय सरकार नाम सुना होगा, जिसको हमें ग्राम पंचायत भी बोल देते हैं, गांव में तो पंचायत समिति, पंचायत स्तर बोल देते हैं, शहरों में वहीं जो नगरीय स्तर होते हैं जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये तीसरे प्रकार की सरकार आती है। तो यहां पर देखो कितने भागों में बांटा गया है शक्तियों को। पहले तो केंद्र सरकार को शक्तियां मिली हुई हैं, उसके बाद में राज्य सरकारों को भी मिली हैं और उसके बाद में स्थानीय सरकार को भी मिली हुई हैं, यानी कि शक्तियां बटी हुई हैं तीनों सरकारों में। इसी चीज को बोलते हैं संघीय सरकार, यानी कि ऐसी सरकार या ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत शक्तियों का वितरण कर दिया जाए या शक्तियों को बांट दिया जाए। जबकि इसके विपरीत एकात्मक व्यवस्था में क्या होती है? एक ही प्रकार की सरकार के पास सारी शक्तियां होती हैं, केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां होती हैं। अब देखो, अर्थ आपको समझ आ गया होगा कि संघवाद है क्या या संघीय व्यवस्था है क्या। फिर से बता देता हूं, इसकी परिभाषा आप नॉर्मल परिभाषा लिख सकते हो। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शक्तियों का विभाजन है वो एक से अधिक सरकारों के मध्य होता है, उसको क्या बोलते हैं? संघीय व्यवस्था। तो देखो, भारतीय जो संघीय व्यवस्था है इसमें शक्तियों का विभाजन है केंद्र, राज्य और स्थानीय जो सरकारें हैं उनके मध्य किया गया है। अब प्रश्न आता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। क्या चीज है? भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। अब देखो, सबसे पहले तो इसमें देखो भारत में क्या है, पहला पॉइंट है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, यानी कि शासन की शक्तियां पहले भी बता चुका हूं कि उनको बांट दिया गया है। ठीक है, विभाजन कर दिया गया है और वो विभाजन है वो 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत किया गया है। विभाजन कौन से अनुच्छेद में? 246 और अनुसूची 7वीं, इसके अंतर्गत शक्तियों को स्पष्ट विभाजन कर दिया गया। कैसे? कि संघ सूची के 97 विषय, राज्य सूची के 66 विषय और समवर्ती सूची के 47 विषय, यानी कि विषयों में बांट दिया गया है और वो विषय हैं वो सरकारों के मध्य वितरित कर दिए गए हैं। अब देखो, आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि विषय कैसे। जैसे सेना, ये एक विषय है, राष्ट्र की सुरक्षा ये विषय है,
कृषि ये विषय है, जल ये विषय है, डाक ये विषय है, रेल ये विषय है। विषय मतलब है कौन सी चीज पे, यानी कि डाक पे, रेल पे, सेना पर, ये विषय इन पर कौन सी सरकार कानून बनाएगी। 3 प्रकार के विषय हमारे, एक तो संघ सूची के विषय, एक राज्य सूची के विषय और एक समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय है। ठीक है ना। तो देखो इसमें, ताकि भविष्य में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो, कोई लड़ाई झगड़ा न हो, इसलिए पहले ही बांट दिया गया है। ठीक है ना। जैसे देखो घर में 2 या 3 भाई होते हैं और उनके जो मध्य जायदाद का वितरण कर दिया जाता है कि ये खेत एक भाई का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का, घर का कमरा एक का है, 2 का है, 3 का है, ताकि भविष्य में लड़ाई नहीं हो, पहले बांट दिया जाता है। वैसे विषय है ना, कौन से विषय पर कौन सी सरकार कानून बनाएगी, वो बांट दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। तो देखो सबसे पहले आते हैं संघ सूची के विषय हैं 97। कितने हैं? 97। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं। तो देखो संघ सूची में 97 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल हमारी संघ सरकार को है, यानी कि हमारी केंद्र सरकार को है। नरेंद्र मोदी सरकार, जो प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं, उनकी मंत्रिपरिषद है, उनको है। राज्य सरकारें हैं, जो मुख्यमंत्री वगैरह हैं, ये इन विषयों पर कानून नहीं बना सकते। इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल जो उच्चले स्तर की जो सरकार है, हमारी केंद्र सरकार है, उसी को ही है। दूसरे आते हैं राज्य सूची के विषय जिनकी संख्या है 66। कितनी है? 66। तो राज्य सूची के जो विषय, देखो नाम से प्रतीत होता है कि राज्य सूची के विषय हैं, उन पर सरकार, कौन सी सरकार कानून बनाएगी? राज्य सरकार उन पर कानून बनाती है। राज्य सूची में जो विषय आते हैं उन पर कौन बनाएगी कानून? राज्य सरकार। जबकि संघ सूची में जो विषय आएंगे उन पर कानून बनाएगी संघ सरकार या केंद्र सरकार। ठीक है। अब देखो ये तो सीधा सा हो गया कि संघ सूची पर तो कानून बनाएगी केंद्र सरकार है और राज्य सूची पर है राज्य सरकार। ठीक है। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। 1 मिनट, ये मिटा देता हूं मैं। अब देखो अगली जो सूची बचती है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें देखो कानून कौन बनाएगा? न तो इसमें अकेला हक राज्य सरकार का है, न केंद्र सरकार का। इसमें दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती है, यानी कि इनमें कानून बनाने का जो अधिकार है वो दोनों सरकारों को है। संघ सूची में केंद्र सरकार को, राज्य सूची में राज्य सरकार को, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों ही सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। यानी कि आप अपने देखो मारवाड़ी भाषा में बोले ना तो यह सिर की है। ठीक है ना। इस पर हक दोनों का ही है, लेकिन अगर इन दोनों में विवाद हो जाए, राज्य सरकार कहे कि मैं बनाऊंगी इस पे कानून और केंद्र सरकार कहे मैं बनाऊंगी, तो ऐसी स्थिति में अंतिम जो हक होता है, इस पर अंतिम जो अधिकार है वो होगा केंद्र सरकार के पास, क्योंकि ये बड़ी सरकार है भाई। ठीक है ना। जब विवाद हो जाएगा ना तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संघ सूची या केंद्र सरकार के पास होगा, क्योंकि केंद्र सरकार है वो ज्यादा शक्तिशाली है और बड़ी भी है वो। ठीक है। तो देखो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये होते हैं विषय। संघ सूची में 97 ऐसे विषय हैं जिन पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची में 66 विषय हैं जिन पर सरकार, कौन सी? राज्य सरकार कानून बनाती है। उसी प्रकार समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जिन पर दोनों ही सरकारों को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। अब देखो विषय आप समझ गए। छोटे प्रश्न ये आते हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं? 47, राज्य सूची में 66, समवर्ती में पूछ लेते हैं कितने हैं। इनके अलावा कुछ कानून ऐसे होते हैं जो संघ सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है और समवर्ती सूची में भी नहीं है। तीनों ही सूचियां हैं उनमें नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे कानूनों को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्तियां। ऐसे कानून हैं वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आ जाते हैं, और अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के
पास हैं। जो कानून इन तीनों ही सूचियों में नहीं हो, नया कानून बन जाए, तीनों ही सूचियों में नहीं है, तो उनको अवशिष्ट सूचियों के अंतर्गत उस कानून को डाल दिया जाता है। तो ये देखो हमारी पहली विशेषता है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, यानी कि सभी शक्तियों का शासन की स्पष्ट विभाजन कर दिया। यहां शक्तियां क्या है? सूची, संघ सूची, राज्य सूची। और ये क्यों कर दिया गया? ताकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद उत्पन्न न हो। अब देखो दूसरी जो विशेषता है वह है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि हमारे देश में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, संविधान ही सबसे ऊंचा है, यानी कि जो भी देश में कार्य होते हैं वो संविधान के आधार पर होते हैं। संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहां तक कि हमारे जो सरकार है उसके पास जितनी भी शक्तियां हैं वो भी किसकी प्रदान की गई हैं? संविधान की। जैसे सरकार का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा। कितना होगा? 5 वर्ष होगा। तो यह किस में निश्चित कर दिया गया है? भारतीय संविधान में निश्चित किया गया। सरकार 5 वर्ष तक कार्यकाल करेगी, उसके बाद दोबारा चुनाव होंगे। यानी कि कोई भी घटना यहां पर हमारे घटित होती है या फिर जो भी जिस भी शक्ति का प्रयोग होता है ना, वो क्या है? संविधान के अनुसार ही होता है। तो देखो इसी को बोलते हैं संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि सबसे, सरकार भी नहीं है ऊंची, जनता भी नहीं है, सबसे ऊंचा है तो यहां पर क्या है? संविधान है। ठीक है, फिर देखो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होती है? देखो एकल नागरिकता का अर्थ होता है इकहरी या एक ही नागरिकता। भारत में देखो एकल नागरिकता यानी कि हम एक ही नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, दोहरी नागरिकता नहीं। कहने का तात्पर्य है कि हमारी नागरिकता होती है भारतीय, या इंग्लिश में बोले इंडियन। जब भी आप किसी फॉर्म भरते हो, 10वीं का भी आपने फॉर्म भरा है, 12वीं का भी भरोगे, तो उसमें नागरिकता लिखी होती है जिसमें हम भरते हैं इंडियन। कभी हमने राजस्थानी लिखा है क्या? उसमें राजस्थान के भी हैं हम, या झुंझुनू के भी हैं, तो हमने कभी झुंझुनू या राजस्थान नागरिक लिखा है? नहीं लिखना है। नागरिक हम क्या लिखते हैं? भारतीय। तो हमारी जो नागरिकता है वो क्या है? भारतीय। इकहरी नागरिकता है, ऐसे नहीं कि राजस्थान भी, ये नागरिकता हमारी नहीं है। दोहरी नागरिकता वाला हमारा देश नहीं है। अब देखो ये क्यों किया गया इकहरी नागरिकता वाला सिस्टम? दोहरी नागरिकता भी तो हो सकती थी। इसके पीछे कारण था कि भविष्य में भारत के टुकड़े नहीं हो जाएं। अगर यहां पर राज्यों के आधार पर भी नागरिकता दे दी जाएगी कि हम राजस्थान के भी हैं, तो हमारे देखो लड़ाई, यहां पर लड़ाई होना वाजिब है, संघर्ष होना वाजिब है। सभी जो राज्य वो अपने आप को भारत से अलग करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो एकता और अखंडता है ना, उसको हानि पहुंचेगी। ये हमारे संविधान निर्माताओं को पहले से ही पता था कि अगर हम दोहरी नागरिकता करेंगे या दोहरी नागरिकता वाला प्रावधान कर देते हैं तो भारत की जनता है उसमें विखंडनकारी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाएगी, फूट डल जाएगी और देश के आगे बहुत सारे टुकड़े होने लाजमी हैं। ये परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यहां पर एक एकल नागरिकता रखी। अब देखो प्रश्न आता है, तो दोहरी नागरिकता वाला देश कौन सा है? अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में व्यक्ति अमेरिका का तो नागरिक है ही है, साथ में वहां जिस प्रांत में वो रह रहा है उस प्रांत का भी नागरिक है। प्रश्न आता है कि दोहरी नागरिकता वाले किसी एक देश का नाम बताइए, तो हम क्या बताएंगे? अमेरिका। दोहरी नागरिकता वाला देश कौन सा है? अमेरिका। एकल नागरिकता वाले देश का नाम बताना है तो कौन सा है? भारत। तो देखो एकल नागरिकता ये हमारे संविधान की विशेषता है। फिर देखो, हाँ तो देखिए अगली जो संघवाद की विशेषता है वह है राज्यपाल का पद। तो देखो राज्यपाल का जो पद है वो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण पद होता है। राज्यपाल है, ये वास्तविक जो प्रतिनिधि है वो नहीं होता। राज्य का जो वास्तविक प्रतिनिधि है वो तो मुख्यमंत्री ही होता है। ये सिर्फ औपचारिक नाम मात्र का पद है। लेकिन राज्यपाल है ये केंद्र द्वारा नियुक्त होता है और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करता है। इसका जो मुख्य कार्य है राज्यपाल का वह है राज्य के अंदर घटने वाली घटनाओं या जो भी कार्य हो रहे हैं उनका ब्यौरा है वो केंद्र सरकार को देना। तो देखो राज्यपाल के बारे में ज्यादा विस्तार से वो हम आगे जो अध्याय आएंगे उनमें पढ़ेंगे, हमारे टॉपिक आएंगे। तो ये जो है वो संघवाद की एक विशेषता है कि हमारे यहाँ राज्यपाल का पद भी सृजित
किया गया है। यह हमारे संघवाद की विशेषता। अब देखो एकात्मकता का प्रभुत्व, ठीक है। एकात्मकता का प्रभुत्व पढ़ने से पहले देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको। संघवाद दो प्रकार का होता है, एक तो राज्यों का संघ और एक देशों का संघ। जैसे भारत है, भारत राज्यों का संघ है, विभिन्न राज्यों से मिलकर भारत का निर्माण हुआ है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जितने भी राज्य हैं उनसे मिलकर हमारे देश का निर्माण हुआ है। तो हमारा जो संघवाद है ना, वो क्या है, राज्यों का संघ है। लेकिन एक होता है देशों का संघ। किसका संघ है, देशों का संघ। आपने सोवियत संघ का नाम सुना होगा। सोवियत संघ किसी समय में विश्व शक्ति थी, सोवियत संघ, जिसमें 15 देश थे। कितने देश जुड़े हुए थे इसमें, 15। तो ये किसका संघ था, राज्यों का या देशों का, देशों का। सोवियत संघ था वो तो देशों का संघ था, और हमारा जो भारत देश है वो राज्यों का संघ, यानी कि राज्यों से मिलकर बना है, और वो संघ देशों से मिलकर बना था। जो सोवियत संघ है वो बाद में क्या हो गया था, विघटित हो गया था। तो देखो अब अगली जो विशेषता है हमारे संघवाद की वो देखते हैं कि एकात्मकता का प्रभुत्व। एकात्मकता का प्रभुत्व का मतलब क्या है, तो देखो एकात्मकता का प्रभुत्व का मतलब है भारतीय संघवाद में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें ज्यादातर प्रभुत्व है वो केंद्र सरकार का ही है। यानी कि एकात्मक एक तरह से उन शक्तियों का प्रयोग केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। जो महत्वपूर्ण विषय है ना, उन पर निर्णय लेने का जो अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार के पास ही है। इसलिए इसको एकात्मकता का प्रभुत्व भी कहा जाता है, जिसको हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है या टॉपिक है उसमें देखेंगे। तो देखो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत संविधान संशोधन का जो कार्य है ना वो केवल कौन करती है, केंद्र सरकार ही करती है। ठीक है ना, केंद्र सरकार या हमारी संघीय जो व्यवस्थापिका वही करती है। राज्य सरकारें संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जिनमें आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। सिर्फ इतना सा कार्य है, उन पर हाँ या ना का जवाब वो दे सकती हैं। उनमें देखो वो बहुमत से अपना प्रस्ताव पारित करके और भेज सकती हैं। आधे से ज्यादा राज्य कुछ ही मामलों में होता है, वो सभी में नहीं। बाकी संविधान में संशोधन का कार्य कौन सी सरकार करती है, केंद्र सरकार, और हमारी केंद्रीय व्यवस्थापिका। राज्यों को इसमें बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया गया है, मात्र छोटा सा अधिकार दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जो संघवाद है वो क्या है, एकात्मकता का प्रभुत्व रखता है। एकात्मकता किसमें रखता है, एक तो संविधान संशोधन में, दूसरा राज्यों के निर्माण में। अगर नए राज्यों का निर्माण करना है, ठीक है ना, नए राज्यों का निर्माण करना है, तो वो शक्ति केवल किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, न कि राज्य सरकार के पास है। तो इसको भी बोलते हैं एकात्मकता का प्रभुत्व। तो यानी कि एकात्मक शक्ति मात्र एक केंद्र सरकार के पास ये शक्ति राज्य सरकारों के पास नहीं है। अगर किसी राज्य का निर्माण करना हो या फिर दो राज्यों को आपस में मिलाना हो, तो इस सारी जो शक्ति है वो केवल केंद्र सरकार के पास है। इसके अलावा राज्यों की पुनर्सीमांकन। पुनर्सीमांकन क्या होती है, राज्यों की सीमाएं निश्चित करना दोबारा से। मतलब जैसे ये सीमा है, ये इधर राजस्थान है, इधर हरियाणा, तो अगर हरियाणा में राजस्थान के कुछ जिले अगर देने हैं तो फिर वो देखो सीमा दोबारा निर्धारित हो गई। अब यहां तक हो गया क्या, हरियाणा, ऐसे मानो जैसे झुंझुनू इसको हरियाणा में, तो यहां से सीमा निर्धारित कर दी जाएगी कि यहां तक क्या है, हरियाणा है। तो ये काम सिर्फ कौन कर सकता है, केंद्र सरकार। राज्य सरकारें नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये अधिकार केवल किसको है, केंद्र सरकार को है, जिसको केंद्र सरकार की एकात्मक शक्ति बोलते हैं। वैसे तो देखो हमारा देश संघात्मक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो एकात्मक भी है और जिन पर केवल केंद्र सरकार को शक्ति देना जरूरी था, अन्यथा देश का विघटन हो जाता। अब देखो आपातकालीन परिस्थितियां। आपातकालीन जो परिस्थितियां हैं, आपातकालीन परिस्थितियों के अंतर्गत देखो, जब देश में अगर किसी देश के साथ युद्ध हो जाए या फिर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जिनको देखो आप अपने आगे आपातकालीन राष्ट्रपति की जो शक्तियां है ना, आपातकालीन और सामान्यकालीन,
उनमें देखेंगे इसको। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अनुच्छेद 3 अनुच्छेदों में हमारी आपातकालीन शक्तियां होती हैं। एक तो अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356 और तीसरा अनुच्छेद 360। ये 3 अनुच्छेद हमारे आपातकालीन शक्तियों के हैं, ठीक है ना, जिसका विवरण हम आगे की वीडियो में करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों वाले में। तो देखो ये आपातकालीन शक्तियां हैं, केवल कौन लगा सकता है? केंद्र सरकार, ठीक है। आपातकालीन शक्तियों का उपयोग कौन कर सकती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें नहीं कर सकती। तो देखो ये भी हमारी संघवाद की जो एकात्मकता का प्रभुत्व विशेषता है उसी की कड़ी है आपातकालीन परिस्थितियां। तो देखो ये भी वो विशेषताएं हैं जो भारतीय संघवाद की को प्रदर्शित करती हैं। जैसे पहला, शासन शक्तियों का विभाजन, यानी कि शासन में शक्तियों का बंटवारा सूची पद्धति के माध्यम से कर दिया गया। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा, एकल नागरिकता। फिर राज्यपाल का पद और एकात्मकता का प्रभुत्व। वीडियो को एक बार देखो, बीच में रोकना चाहूंगा। उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि आज से भूगोल की जो कक्षा 12 आर्ट की भूगोल के जो चैप्टर हैं या जो टॉपिक हैं वो चैनल पर डालने शुरू कर दिए हैं। तो 12वीं आर्ट के जो बच्चे हैं वो भूगोल के भी जो नोट्स हैं उनको या फिर भूगोल के जो वीडियो उनको हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब देखो काफी बच्चों के कमेंट आते हैं कि जो वीडियो है वो भेजना, तीसरा वीडियो भेजना, चौथा वीडियो भेजना। तो देखो आप जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप ऊपर जो लोगो है एमबीएन स्कूल चैनल, उसके ऊपर जब क्लिक करते हैं ना चैनल के ऊपर तो ऊपर एक नाम लिखा होता है प्लेलिस्ट। क्या नाम लिखा होगा ऊपर? प्लेलिस्ट। उस पर जब क्लिक करोगे ना प्लेलिस्ट पे तो क्लास वाइज आ जाएंगे आपके सब्जेक्ट वाइज। जैसे क्लास 12 भूगोल, क्लास 12 पॉलिटिकल, क्लास 12 इंग्लिश के भी आगे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपको, ठीक है, या 10वीं क्लास के या 12वीं साइंस के। उनमें से आप क्लिक करते ही आपकी क्लास वाइज या जो टॉपिक पढ़ाए वो सारे आपको खुल जाएंगे। तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसके अलावा देखो इसको शेयर जरूर कर दिया करो और लाइक, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमारा भी हौसला अफजाई होती है। शेयर को इसको करो आगे, जिससे ये वीडियो है वो क्या है और भी लोगों तक पहुंचे। हमारा प्रयास यह है कि लॉकडाउन की इस परिस्थिति में छात्रों को हम लाभ पहुंचाएं। कैसी भी परिस्थिति हो, आंधी तूफान बारिश गर्मी, हम आपके लिए तत्पर रहते हैं और हम आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। कभी कभी तो रात के 10, 11, 12 भी बज जाते हैं। तो आप भी इस चीज को देखो, अच्छी तरह देखो, इनके नोट्स बनाओ। जिनके पास नोट्स पहले से बनाए हुए हैं वो इनको अच्छी तरह समझो। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, कमेंट नहीं करते, एक तो दिक्कत आती है, जो भी आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके हमसे पूछो, हम उस चीज का आपको जवाब देंगे। तो देखो कुछ बच्चों ने देखो होमवर्क करके और उसको कमेंट बॉक्स में भी डाला है, बहुत बढ़िया है, खुशी होती है ऐसा जब आप करते हो। तो संघवाद की हमारी विशेषताएं आपको बता दी गई हैं कि संघवाद की क्या विशेषताएं हैं। आगे के जो चैप्टर आएंगे या फिर आगे के इसमें इसी चैप्टर में देखो आगे का प्रश्न आएगा, जो संविधान के अंतर्गत संघवाद की जो व्यवस्था है इसमें क्या परेशानियां हैं या नवीन प्रवृत्तियां क्या है, उसके बारे में भी अपने देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार देखो संघवाद आपने समझ लिया कौन सी व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था या संघीय व्यवस्था जिसमें शक्तियों का वितरण किया गया हो, ठीक है ना। या ऐसे भी इसको देखो अपने परिभाषा लिखते हैं कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण ही संघवाद है। विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है बंटवारा। केंद्रीकरण यानी कि एक जगह चीजों को रखना। देखो एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको, ठीक है। मेरे पास ये बुक है या फिर ये देखो ये चौक का डब्बा है। मैंने इस चौक के डब्बे में ये चौक डाल दिए 1, 2, 3, ये इसका हो गया केंद्रीकरण। क्या हो गया? केंद्रीकरण, ठीक है। या फिर ये इंग्लिश की बुक है मेरे पास, ऐसे इंग्लिश की मैंने 4-5 बुक इकट्ठी कर ली, 20 बुक इकट्ठी कर ली, यानी इसका मतलब क्या हो गया? केंद्रीकरण। अब इन चौक को एक को मैं एक व्यक्ति को दे देता हूं, एक दूसरे को दे देता हूं, एक तीसरे को, ये हो गया इनका बंटवारा यानी कि विकेंद्रीकरण। तो ऐसे हमारे शक्तियों का भी क्या किया गया है? विकेंद्रीकरण किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के
मध्य, इसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं और ये इसकी क्या है, संघवाद की विशेषताएं हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। ठीक है, जो परेशानी आ रही है वो कमेंट बॉक्स में, जब तक आप लिखोगे नहीं हमको क्या पता चलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।